Hello students, my name is Manju Saraswat and again I am here with the topic French Revolution. As we know, we have already discussed about the French society, Louis XVI and the substance crisis and the role of philosophers. And today we are starting the outbreaks of revolution. Outbreak of revolution, it means the beginning, the starting of the revolution. कैसे हुआ वो सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे. एंड अभी देखिए कि लुइस 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजंस जो हम पढ़ चुके हैं कि भाई क्या रीज़न थे कि वो टैक्सेस को इंक्रीज करना क्यों चाहता था लुइस 16, है ना. तो यहाँ पर क्या है कि लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता था टैक्सेस को इंक्रीज. वो अपनी मर्जी से टैक्सेस को इंक्रीज नहीं कर सकता था. क्यों नहीं कर सकता था? एक्चुअली वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर एक ऐसी इंस्टीट्यूशन था, एक ऐसी संस्था थी जिसको हम स्टेट जनरल कहते हैं. तो इसके उसको अपना प्रपोजल पास कराना होता था. इसको अपना प्रपोजल पास कराना होता था, है ना. जो भी नए टैक्सेस इसको पे करने होते, वो इंक्रीज़ करने होते थे. जब तक स्टेट जनरल में वो प्रपोजल पास नहीं हो जाएगा तब तक वो उसको आगे नहीं कर सकता है, इम्पोज नहीं करा सकता था. तो जो स्टेट जनरल थी ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी. यहाँ पर तीनों ही स्टेट्स जो थे वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा करते थे. तो कोई भी जो मीटिंग हुआ करती थी यानी कि मोनार्क जो था वो अकेले इस डिसीजन को नहीं ले सकते थे, है ना. लेकिन हुआ क्या था कि ऑन 5 मई 1789 को लुई 16 ने ये असेंबली को बुलाया, स्टेट जनरल को. वो जो उसको न्यू टैक्सेस का प्रपोजल पास कराना था इसके लिए उसने इस असेंबली को बुलाया था, है ना. लेकिन हुआ क्या था कि 100 ईयर्स से इनके साथ कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया था. जो भी किंग हुआ करते थे वो इस स्टेट जनरल के साथ कोई भी डिस्कशन नहीं करते थे. अब इसको जो बुलाया गया था, इनको बुलाया गया और हुआ क्या है कि ये कहाँ पर बुलाया गया था? ये वर्सेल्स के हॉल में बुलाया गया था, है ना. तो यहाँ इसको बहुत ज़्यादा सजाया गया था डेलीगेट्स के लिए. फर्स्ट और सेकंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा गया और ये यहाँ पर ये पहुँचे थे. और जो 600 जो मेंबर्स थे वो थर्ड स्टेट से आए थे. लेकिन जो 300 थे, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो जो 300 आए थे दे वर सीटेड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. और जो उनके पीछे जो ये खड़े हुए थे, उनके पीछे ये जो खड़े हुए थे ये थर्ड स्टेट के लोग थे, यानी कि दे वर नॉट अलाउड टू बी सीटेड. इनको बैठने की परमिशन नहीं थी. जबकि क्लर्जी और नोबेलिटी के लोग, क्लर्जी और नोबल्स जो थे उनको बैठने की परमिशन थी. तो ये एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे वर्सेल्स के उस हॉल में जहाँ पर ये मीटिंग बुलाई गई थी स्टेट जनरल की, है ना. और यहाँ पर आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जाते हैं हर एक हाउस से, है ना. तीनों हाउस से रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और जब तक ये पास नहीं कर देते हैं किसी भी प्रपोजल को, जो न्यू टैक्स का प्रपोजल होता है, तब तक जो है जो किंग है वो कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकते थे. तो जो थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पहुँचे थे वो इनके पीछे खड़े हुए थे. किनके? क्लर्जी एंड नोबल्स के पीछे वो खड़े हुए थे, ठीक है. और इसमें जो प्रॉस्पेरस थे वही परमिटेड थे जाने के लिए, और जो पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, विमेन थे, है ना, दे वर डिनाइड एंट्री
टू द असेंबली, उनको असेंबली में जाने की परमिशन नहीं थी। बट उन्होंने जो भी उनके दुख थे, जो भी उनकी शिकायतें थीं, जो भी उनके ग्रीवेंसेस थे, है ना, और जो भी उनकी डिमांड्स थी, वो उन्होंने उसके 40,000 जो लेटर्स थे उसके थ्रू उन्होंने अपनी जो ग्रीवेंसेस थे उनको उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव के हाथों उन्होंने 40,000 लेटर्स के थ्रू उन्होंने भिजवाया। तो जो वोटिंग सिस्टम था, वो वोटिंग सिस्टम क्या था यहाँ पर कि हर हाउस को एक वोट का राइट था, 1 वोट का राइट था, है ना। तो ये जो टाइम था, यही यहाँ पर इस तरीके का जो प्रिंसिपल था कि ईच स्टेट हैड 1 वोट। एंड इस टाइम पर भी लुई 16 ये चाहता था कि यही जो सिस्टम है सेम प्रैक्टिस कंटिन्यू की जाए। बट जो मेंबर्स थे, थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे, है ना, दे डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द होल असेंबली। वो ये चाहते थे कि जो वोटिंग हो वो जितने भी लोग हैं असेंबली में उन सबके द्वारा की जाए। तो अब ये जो डिमांड थी, अब ये डिमांड उनकी क्या कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई। किसके द्वारा, ये प्रपोजल लुई 16 के द्वारा इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर एज अ रिजल्ट क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस, जो मेंबर्स थे, थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे, उन्होंने वॉकड आउट कर दिया असेंबली से, उन्होंने वो विरोध करके वहाँ से वो चले गए। एंड ये सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड स्टेट के, है ना, ये क्या मानते थे, ये भाई मानते थे कि ये अपने जो नेशन है उसके क्या हैं, स्पोक्समैन हैं, है ना, होल फ्रेंच नेशन के। तो उन्होंने 20 जून को, है ना, दे असेंबल्ड इन हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट के हॉल में ये क्या हुए, गैदर्ड हुए। टेनिस कोर्ट के हॉल में ये क्या हुए, ये गैदर्ड हुए। And they assembled in the hall of indoor tennis court in the grounds of Versailles. They declared themselves as a national assembly. और ये थर्ड स्टेट के जो लोग थे, इन्होंने अपने आप को एज अ नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। और इन्होंने ये कसम खाई कि ये वहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि क्या नहीं बन जाता है, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है, तब तक ये वहाँ से हटेंगे नहीं, है ना। जो कि ये फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, ये जो फ्रांस का मोनार्क है उसको, उसकी पावर्स को लिमिटेड करेगा, है ना। तो अब इसके 2 लीडर्स थे जो कि लोगों को, थर्ड स्टेट के लोगों को लीड कर रहे थे। वो कौन से 2 लीडर थे, एक तो थे मिराबियो, है ना, ये, और दूसरे थे एबेसीज। मिराबियो यानी कि दिस वन, है ना, बिलोंग टू नोबल फैमिली, ये एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। और जो फ्यूडल प्रिविलेजेस यानी कि जो इनको ऑलरेडी प्रिविलेजेस मिले हुए थे क्लर्जी नोबल्स को, है ना, तो ये इसके अगेंस्ट थे कि भाई किसी को, जैसे सपोज किसी के जो जनरेशन है आगे, उनको प्रिविलेजेस क्यों, किस बेस पर, बाय बर्थ ना। तो ये जो है, ये इस तरीके के फ्यूडल प्रिविलेजेस के क्या थे, ये खिलाफ थे। और ये एक ऐसा जनरल, ऐसी पावरफुल स्पीच जो थी इन्होंने डिलीवर की, जो कि कहाँ पर, जो क्राउड थी असेंबल थी वर्सेल्स में, उसको बहुत बढ़िया स्पीच इन्होंने दी, है ना। ये नोबल्स होने के बावजूद भी इन्होंने थर्ड स्टेट के लोगों को सपोर्ट किया। और जो एबेसीज थे, ये इन्होंने क्या किया कि ये एक प्रीस्ट थे। देखिए, आप देखिए, एक नोबल है, नोबल्स को बिलोंग करते हैं, दूसरे प्रीस्ट यानी क्लर्जी को बिलोंग करते हैं। बोथ दे वर नॉट रिलेटेड टू द थर्ड स्टेट, दोनों ही थर्ड स्टेट से रिलेटेड नहीं थे, बट लेकिन फिर भी इन्होंने थर्ड स्टेट को क्या किया, सपोर्ट किया। प्रीस्ट रोट अबाउट द इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट, और इन्होंने क्या किया था, ये जो प्रीस्ट थे, एबेसीज जो थे, इन्होंने एक बहुत बढ़िया पैम्फलेट, इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट राइट किया था, जो किसके ऊपर था, व्हाट इज़ थर्ड
स्टेट, है ना, दे लेड द रेवोल्यूशन इन वर्सेल्स इन दैट ग्राउंड। तो हुआ क्या, है ना, अब देखिए क्या होता है। होता क्या है कि जहाँ पर एक तरफ तो ये लोग बिजी थे उसको उसके ड्राफ्टिंग में, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग में, वहीं पूरा जो फ्रांस था वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, रेवोल्यूशन हो रहा था, लोग तबाही थी पूरा, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि पूरे माहौल में आग लगी पड़ी थी। तो एक्चुअली वेदर कैसा था, वेदर था बहुत ज़्यादा, वहाँ पे ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, और उस ठंड की वजह से वो जो कूल वेदर की वजह से वो जो हार्वेस्ट थी, वो जो फसल थी वो क्या हो गई थी, बिल्कुल बेकार हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। एंड प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, और जो उनकी रोटी के, यानी कि जो पाव रोटी जो वो लोग खाते थे, है ना, तो वो उसके दाम कैसे थे, वो बहुत ज़्यादा प्राइजेस जो थे उसके बढ़ते जा रहे थे। और बेकर्स जो थे वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे थे, है ना। तो अभी जिस सेम सिचुएशन यू कैन अंडरस्टैंड बाय द कोरोना पीरियड कि जो प्रोडक्शन है वो हो नहीं रहा है, और जो रिटेलर्स हैं वो हर चीज़ के जो प्राइजेस हैं वो क्या जस्ट डबल और ट्रिपल करके लोगों से सेल कर रहे हैं आइटम को, जिससे वो लोगों से क्या उठा रहे हैं, इस सिचुएशन का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। सेम सिचुएशन फ्रांस में क्या थी कि सेम सिचुएशन थी, तो उस समय जो बेकरी के जो ओनर्स थे वो भी सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे थे, है ना। तो वो क्या करते थे कि जो उनकी शॉप के बाहर लोग जो खड़े रहते थे, तो बहुत इस वजह से उन लोगों के अंदर क्या होता था, गुस्सा होता था, महिलाओं के अंदर, विमेन के अंदर गुस्सा होता था। उसी टाइम पर क्या हुआ था कि किंग ने ऑर्डर किया कि जो आर्मी है वो कहाँ जाए, वो पेरिस के लिए मूव करे। फिर 14 जुलाई को जो क्राउड थी, जो बहुत गुस्से में जो क्राउड थी, उसने क्या कर दिया, उसने अटैक कर दिया, किसके ऊपर, बेस्टाइल के ऊपर अटैक कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया उसको। बेस्टाइल के ऊपर अटैक करना, बेस्टाइल क्या है, ये एक बिल्डिंग है जिसको कि वहाँ पर प्रिजन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, जेल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। एंड इन द कंट्री साइड रूमर, और वहाँ जो गांव वगैरह का जो कंट्री साइड जो एरिया था, वहाँ पर ये र्यूमर भी था कि उनको ये बोल दिया गया था कि जो लैंड ओनर्स हैं हैड हायर द बैंड्स, जो जागीर के जो मालिक थे, लॉर्ड्स थे, जागीर के मेनोर के जो मालिक थे, लॉर्ड्स थे, वो उन्होंने बैंड्स यानी कि वो जो डाकू होते हैं ना, वो हायर किए हुए हैं। किसके लिए हायर किए हुए हैं, ब्रिगेंड्स, यानी कि वो क्या चाहते थे कि भाई ये फसलों को उसके लिए ये इन्होंने वो जो गुंडे हैं वो बुलाए हुए थे, है ना, जो उनकी राइप जो फसलें थी किसानों की, है ना, उसको बर्बाद करने के लिए। तो अब लोगों के अंदर ये डर बैठ गया था, तो उन्होंने क्या किया, जो पीजेंट्स थे, सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज्ड हुए, यानी कि उनके जो फावड़ा वावड़ा जो भी उनके जो पिच फोक्स जो हुआ करते थे, जो भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, है ना, वो उन्होंने क्या कर लिए, उनको जब्त कर लिया, और किसके ऊपर सीज कर लिया, और चचिक्स यानी कि महल जो था, पैलेस जो था, उसके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया, उसके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। दिस वन, ओके, दे लूटेड होर्डेड ग्रेन, और जो भी लोगों ने जो अनाज को इकट्ठा किया हुआ था वो सब लूट लिया, और जो भी उनके ऊपर जो ड्यूज़ लगे हुए थे उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को जला दिया। एंड लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स जो थे, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में जो नोबल्स थे वो वहाँ से भाग गए,
अपने अपने घरों से वो भाग गए। वहाँ का वो जो इस तरीके का डर वाला जो माहौल था, है ना, एटमॉस्फेयर था, उसको देखकर वो क्या हो गए, वो भाग गए और नेबरिंग कंट्रीज़ को वो मूव कर गए, माइग्रेट कर गए। तो ये जो सिचुएशन थी, ये जो सारी सिचुएशन थी कि भाई लुई 16 को ये अब एक्सेप्ट कर लिया उसने, किसको, नेशनल असेंबली को उसने एक्सेप्ट कर लिया। किसने, लुई 16 ने। ओके, तो अब उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसके बाद उसने क्या किया कि भाई उसको भी ये मान्यता जो एक्सेप्शन किसके, वो एक्सेप्ट किसको भी किया उसने, ये वो प्रिंसिपल को भी एक्सेप्ट किया कि हिज पावर्स वोट, यानी कि वो उसने कॉन्स्टिट्यूशन जो वो डिमांड कर रहे थे ना नेशनल असेंबली यानी थर्ड स्टेट के लोग जो थे, कि भाई वो अब जो है किसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अब उसकी पावर्स को वो क्या करेंगे, लिमिटेड करेंगे। इसको उसने लुई 16 ने एक्सेप्ट कर लिया। और 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने एक डेक्री पास किया, एक डेक्री फरमान, एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम, यानी कि इस डेक्री के थ्रू क्या किसको एबॉलिश किया गया, फ्यूडल सिस्टम को और टैक्सेस को, इसको ख़त्म किया गया। एंड मेंबर ऑफ क्लर्जी, क्लर्जी यानी पीपल बिलोंग टू चर्च, ओके, दो मेंबर ऑफ क्लर्जी टू वर फोर्स्ड, अब वो लोग क्या हो गए थे, मजबूर हो गए थे अपने प्रिविलेजेस, यानी कि उनको टैक्स तो पे करना नहीं पड़ता था, और बल्कि वो लोगों से क्या ले रहे थे, यानी कि वो लोग जो सरवाइव कर रहे थे वो उन टैक्सेस के ऊपर सरवाइव करते थे जो थर्ड स्टेट पे उनको करता था। तो अब ये क्या हो गया, टैक्सेस और ये जो फ्यूडल प्रिविलेजेस उनको मिले हुए थे ये सब अब एबॉलिश हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, और वो उन प्रिविलेजेस को छोड़ देने के लिए मजबूर हो गए थे। टाइट्स वर एबॉलिश्ड एंड लैंड ओन्ड बाय द चर्च वर कन्फिस्केटेड, और जो लैंड उन लोगों ने हथियाया हुआ था, जो लैंड था चर्च का, वो भी लैंड क्या कर लिया गया, उन लोगों से छीन लिया गया। एज वी नो दिस टाइम नेशनल असेंबली, and I'm saying the people of third state, this time national assembly was powerful, okay, because king had accepted the many measures, just like he had abolished the privileges and feudal system. So national assembly completed the draft of the constitution in 1791. तो 1791 में इसने क्या किया, अपना जो ड्राफ्ट था वो कंप्लीट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कंप्लीट कर लिया था, बना लिया था। और जिसका ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ही मेन एम क्या था, मेन एम क्या था, मोनार्क की पावर्स को लिमिटेड करना। इसको बनाने का ही मेन एम ये था, मोनार्क की पावर्स को लिमिटेड करना, है ना। तो ये दीज जो पावर्स जो थी वो अब किसी एक हाथ में, यानी वन हैंड में कंसंट्रेटेड नहीं थी, वन पर्सन में कंसंट्रेटेड नहीं थी। नाउ दीज वर द सेपरेटेड इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जस्ट लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, है ना। इसमें ये क्या थी, अब ये इसमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड थी, अब ये किसी एक हाथ में नहीं थी, एक व्यक्ति तक, एक इंडिविजुअल तक, एक पर्सन तक ये जो है अब कंसंट्रेटेड नहीं थी। और इसी वजह से इस सिस्टम ने इसको, फ्रांस को क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया। इस सिस्टम ने फ्रांस को क्या बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, है ना। तो 1791 में यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लॉज बनाने का जो राइट दिया वो किसको, नेशनल असेंबली को, नेशनल असेंबली को राइट मिला था किसका, लॉज बनाने का, है ना, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1791। तो विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और ये इलेक्टेड तो थे नहीं ये, एंड दैट वॉज द सिटीजन, और यहाँ पर क्या था, केवल वही ग्रुप, यानी कि सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। ये जो लोग इसको इलेक्ट करेंगे, ये जो लोग इसको इलेक्ट करेंगे,
है ना, इलेक्टर्स का जो ग्रुप है वो किसको, जो इलेक्टर्स का ग्रुप था उसको सेलेक्ट किया जाता था। किस सेलेक्ट करेंगे, सिटीजन्स जो है सबसे पहले क्या करेंगे, एक इलेक्टर्स के ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, है ना, एंड हु इन टर्न चोज द असेंबली। और इस तरीके से, लेकिन सभी लोगों को वोटिंग राइट भी नहीं था, सभी लोगों को नहीं था। ऑल पीपल्स, ऑल सिटीजन्स वर नॉट हैव hadn't any political right, because only the people, only the men, especially men above 25 years, कौन, 25 साल, 25 ईयर्स को जो लोग क्रॉस कर लेंगे, 25 ईयर्स वाले जो ओनली मैन, मेल है ना, होंगे, और जो टैक्स पे करते होंगे, यानी कि टैक्स पेयर जो मिनिमम 25 ईयर्स का भी हो और जो टैक्स पे करता हो, कितना टैक्स पे करता हो ये भी उसमें लिमिट रखी गई थी कि जो 3 दिन के, है ना, 3 days ऑफ द लेबर्स वेज वर गिवन, जो 3 दिन के लेबर वेजेस के बराबर जो टैक्स पे करेगा केवल उसी को एक्टिव सिटीजन जो है का स्टेटस मिला हुआ था। एक्टिव सिटीजन, इट मीन्स द एक्टिव सिटीजन कुड वोट ओनली। तो केवल कौन वोट कर सकता था, केवल एक्टिव सिटीजन ही वोट कर सकते थे। और ये एक्टिव सिटीजन कौन थे, ये एक्टिव सिटीजन्स थे वो लोग जो 25 साल से ज़्यादा थे और जो टैक्स पेयर थे, जो मिनिमम 3 days ऑफ द लेबर्स वेज के बराबर टैक्स पे करते थे। बाकी के जो लोग जो थे, जो टैक्स पे नहीं करते थे या इतना टैक्स पे नहीं करते थे, और जो विमेन थी वो सभी पैसिव सिटीज़न के नाम से जाने जाते थे, या पैसिव सिटीज़न का उनको स्टेटस मिला हुआ था। इस तरीके से यहाँ पर जो सिटीजन्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू कैन अंडरस्टैंड हियर कि टू क्वालिफाई एन इलेक्टर then as a member of the assembly a man had belong to the highest bracket of taxpayer, यानी कि उसमें एक जो कंडीशन डाल दी गई थी वो क्या थी कि वो टैक्स पेयर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो था एक राइट्स का भी डिक्लेरेशन हुआ था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब यहाँ लोगों को कुछ राइट्स भी डिक्लेयर किए गए थे, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ओके, तो वो कौन कौन से राइट्स थे जो लोगों को इस कॉन्स्टिट्यूशन 1791 के थ्रू दिए गए थे, सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इस टाइप के बहुत सारे जो थे वो राइट्स थे। जस्ट लाइक मैन आर बॉर्न रिमेन फ्री एंड इक्वल इन द राइट्स, यानी कि जो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो लोग हैं यानी कि जो मेल हैं वो क्या हैं भाई, फ्री ही पैदा होते हैं और फ्री रहते हैं, है ना। तो उनके अधिकार कैसे होते हैं, राइट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। द मेन एम ऑफ every political association is the preservation of the natural and inalienable rights of the man, यानी कि जो जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस होते हैं उनका भी लोगों के जो राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स जो हैं उनको प्रिजर्व करना ही उनका मेन एम होता है। एंड द सोर्स ऑफ ऑल सोवरेनिटी रिसाइड्स, और जो होल सोवरेनिटी है ना, वो किसके पास होनी चाहिए, रिसाइड्स इन द नेशन, नेशन के हाथ में। नो ग्रुप और नो इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी। एंड लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर, लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वॉट एवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर। लिबर्टी का मतलब क्या था कि लिबर्टी का मतलब क्या था कि लिबर्टी का मतलब कोई भी आप ऐसे कोई भी काम कर सकते हैं जो कि दूसरों के लिए इंजीरियस ना हो। एंड द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड,
ओनली एक्शन दैट इंजीरियस टू सोसाइटी, और न कानून केवल उन कामों के लिए मना करेगा जो किसी दूसरी सोसाइटी या लोगों के लिए इंजीरियस हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो राइट्स थे, दीज राइट्स वर गिवन बाय द Constitution 1791, and you can read these. And here some symbols are also given. यहाँ पर कुछ symbols भी given थे, वो symbols भी आप पढ़ सकते हैं, just like broken chain, है ना, bundle of rods of faces, an eye with an triangle, है ना, एंड स्नैक बाइटिंग इट्स टेल, और इन सभी के मीनिंग भी गिवन हैं कि इनके क्या है। सो जस्ट यू कैन रीड ओनली, इनको आप रीड कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में इनकी पिक्चर्स लगा सकते हैं, इनके मीनिंग्स राइट कर सकते हैं, है ना। तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जस्ट जो रेड कैप यहाँ पर गिवन है वो भी क्या है, जो स्लेव, आप आगे पढ़ेंगे टॉपिक, जो स्लेव्स थे, है ना, बिकमिंग फ्री, वो इस हर एक जो पिक्चर इसमें गिवन है, वो हर एक पिक्चर, ईच पिक्चर, है ना, रिप्रेजेंट्स अ मीनिंग, यहाँ पर एक मीनिंग शो करता है, तो जो रिवॉल्यूशन के टाइम पे, है ना। तो अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फ्रांस में मोनार्की कैसे ख़त्म हुई और रिपब्लिक कैसे बना, वो जो टॉपिक है नेक्स्ट, उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो ऑल्सो if you want notification, and thanks for watching.